नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है सिमरन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 11th का नया टॉपिक जिसका नाम है प्लांट किंगडम। ठीक है, आज हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं उन तमाम कैरेक्टर और फीचर्स के बारे में जिसके बेसिस पे प्लांट को फर्दर क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, दोबारा से क्लासिफाई किया गया है कि किन कैरेक्टर और फीचर्स के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ सिमरन फ्रॉम द ट्विस्टेड डीएनए, जिस प्लेटफॉर्म पे मिलने वाली है आपको बायोलॉजी की ढेर सारी नॉलेज, वो भी इजीएस्ट वे में। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम देखिए, जैसा कि हम लोगों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा था, उसमें क्या पढ़ा था कि इस पूरे लिविंग वर्ल्ड में ढेर सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो उन सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को ऐसे रैंडमली नहीं पढ़ सकते थे, हेंस क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी। इसीलिए हेंस क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी। और इवन हम लोगों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा, जिसको हमारे आर एच विटिकर जी ने दिया था। ठीक है, उसमें हम लोगों ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कितने किंगडम, कौन कौन से किंगडम देखे? किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक है, ये 5 किंगडम हम लोगों ने देखे उसमें। ठीक है, और उसमें से 5 किंगडम देखे। अब देखिए, सिर्फ किंगडम ही काफी नहीं है। इन सारे ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में डिस्क्राइब कर दिया, सिर्फ इतना ही काफी नहीं है हम लोगों को किसी सारे ऑर्गेनिज्म को इजीली पढ़ने के लिए। सिर्फ इतना तो काफी है नहीं, इसको भाई फर्दर क्लासिफाई करना पड़ेगा, राइट? तो हम लोगों ने टेक्सोनॉमी में पढ़ा था, तो टेक्सोनॉमी में हम लोगों ने देखा कि सिर्फ किंगडम तो है नहीं, हमने उसमें कितने टेक्सा पढ़े? कम से कम तो 7 टेक्सा होना चाहिए। 7 टेक्सा कम से कम हम लोगों ने पढ़ा था। उसमें कौन कौन सा था? किंगडम, फाइलम, क्लास, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। ये 7 कम से कम हम लोगों ने 7 टेक्सा पढ़ा था। भाई अगर हम एनिमल की क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं तब हम वहां पे फाइलम वर्ड यूज करते हैं। बट अगर हम लोग प्लांट को क्लासिफाई करने की बात कर रहे हैं तो प्लांट की जगह पे हम फाइलम की जगह पे क्या बोलते हैं? डिवीजन बोलते हैं। ठीक है, तो कम से कम ये 7 टेक्सा तो होने चाहिए थे भाई। किसी ऑर्गेनिज्म को मिनिमम 7 टेक्सा होना चाहिए था किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए। ठीक है, ये हमने देखा। ऑफ कोर्स भाई, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ किंगडम तो काफी नहीं था ना किसी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए, क्योंकि भाई किंगडम के अंदर भी ऑर्गेनिज्म जितने भी आ रहे थे, 1-2 तो थे नहीं कि 1, 2 या 3 तो थे कि हम उसको आसानी से एक एक करके पढ़ लेंगे। बिल्कुल नहीं, उसमें इतने ढेर सारे थे, तो उसको भी फर्दर क्लासिफाई करना पड़ा। ठीक है, तो उसी तरीके से किंगडम प्लांटी जो था, प्लांट किंगडम, इसको फर्दर क्लासिफाई किया गया। ठीक है, इसको फर्दर क्लासिफाई किया गया और उस क्लासिफाई करके इसको 5 डिवीजन में क्लासिफाई किया। ठीक है, कौन कौन से थे? एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है, इस 5 डिवीजन में इस किंगडम प्लांटी को फर्दर डिवाइड किया गया। ठीक है, अब देखिए, जैसे कि हम लोगों ने बायोलॉजी क्लासिफिकेशन में पढ़ा था, ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम आया था, ये कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हम लोगों को मिला था, वो अचानक से तो मिल नहीं गया था कि हाँ भाई हमको नीड है, क्लासिफिकेशन करना है, सबको पढ़ना है, तो तुरंत हमको कोई साइंटिस्ट आया और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दे दिया। ऐसा तो हुआ नहीं था। पहले कोशिश की गई, क्लासिफाई करने की कोशिश की गई, उनमें कुछ कमियां दिखी, फिर उसको मॉडिफाई किया गया, फिर उसको दोबारा फिर क्लासिफाई किया गया, फिर कमियां दिखी, फिर मॉडिफिकेशन हुआ। इस तरह करके तब जाकर हमें हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन मिला। उसी तरीके से प्लांट को भी क्लासिफाई करने के लिए ऐसे अचानक से एकदम तुरंत से इनको 5 डिवीजन में नहीं बांट दिया गया। ठीक है, ये तो फाइनल है। ये 5 डिवीजन में इनको बांटा गया। किंगडम फाइलम को 5 डिवीजन में बांटा गया। ये तो फाइनल है, जब फाइनल मिला तब। लेकिन इससे पहले भी कई दिक्कतें फेस करनी पड़ी इसी किंगडम प्लांटी को डिवाइड करने के लिए कई दिक्कतें फेस करनी पड़ी। कई तरीके के क्लासिफिकेशंस आए, उनमें मॉडिफिकेशन हुआ, फिर नया आया, फिर जाके फाइनली हमें ये मिला। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि ऐसे कितने प्रकार के क्लासिफिकेशंस आए, कितने तरीके के थे, कितनी दिक्कतें आई और कितना क्लासिफिकेशन उसको करेक्ट किया गया और फिर नया कौन सा आया। ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग, क्लासिफिकेशन के टाइप्स के बारे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ प्लांट्स। अब देखिए, सबसे पहला क्लासिफिकेशन सिस्टम हमारा आया आर्टिफिशियल सिस्टम।
आर्टिफिशियल सिस्टम हमारा सबसे पहला कदम था प्लांट को क्लासिफाई करने के लिए, सबसे पहला सिस्टम था ये, ठीक है, सबसे पहला सिस्टम था प्लांट को क्लासिफाई करने के लिए, और इस सिस्टम को दिया हमारे कैरोलस लिनियस जी ने। इस सिस्टम को किसने दिया? हमारे कैरोलस लिनियस जी ने इसको दिया, ठीक है। सबसे पहली बार कैरोलस लिनियस जी ने अपना पहला कदम बढ़ाया, प्लांट को क्लासिफाई करने की कोशिश की उन्होंने, और उन्होंने किसके बेसिस पे की? इन्होंने प्लांट के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, वेजिटेटिव कैरेक्टर एज वेल एज एंड्रोशियम के स्ट्रक्चर के बेसिस पे प्लांट को क्लासिफाई करने की कोशिश की इन्होंने। ये जो पूरा का पूरा आपका आर्टिफिशियल सिस्टम है, ये बेस्ड है प्लांट के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे, ठीक है। ये प्लांट का कैसा मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है, कैसा उसका स्ट्रक्चर है, उसके बेसिस पे कैरोलस लिनियस जी ने प्लांट को क्लासिफाई करने की कोशिश की। मॉर्फोलॉजी देखी उनकी, ये प्लांट का कैसा स्ट्रक्चर है, प्लस वेजिटेटिव कैरेक्टर देखा। वेजिटेटिव कैरेक्टर मीन्स क्या हो गया यहाँ पे? वेजिटेटिव कैरेक्टर मीन्स हो गया यहाँ पे कि प्लांट का किस तरीके का रूट है, लीफ का कैसा शेप है, साइज है, स्ट्रक्चर है, कलर है, और स्टेम कैसी है, ये सारी चीजें हमारे वेजिटेटिव कैरेक्टर के अंडर आएंगी, ठीक है। तो इन्होंने वेजिटेटिव कैरेक्टर को भी देखा, एज वेल एज इन्होंने एंड्रोशियम का भी स्ट्रक्चर को देखा कि कौन से फ्लावर में किस तरीके का एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर है। और एंड्रोशियम है क्या? एंड्रोशियम क्या है? एंड्रोशियम एक सेक्स ऑर्गन है, ठीक है। एंड्रोशियम एक सेक्स ऑर्गन है, इसके बेसिस पे भी एंड्रोशियम का भी स्ट्रक्चर देखा उन्होंने, उसके बेसिस पे भी क्लासिफाई किया। और एंड्रोशियम एक सेक्स ऑर्गन है, हेंस इसीलिए इस आर्टिफिशियल सिस्टम को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, सेक्सुअल सिस्टम। सेक्सुअल सिस्टम के भी नाम से जानते हैं, क्यों? क्योंकि एंड्रोशियम एक सेक्सुअल कैरेक्टर है, ठीक। तो इनके बेसिस पे कैरोलस लिनियस जी ने इसको क्लासिफाई करने की कोशिश की, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, ये सबसे पहला एटम था, ये अर्लीस्ट सिस्टम था, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए। लेकिन देखिए, जैसा कि हम लोगों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में उसमें पढ़ा था कि भाई किसी को भी क्लासिफाई अगर हमें करना है तो क्लासिफाई करने के लिए क्या देखना पड़ेगा? सबसे मेन कैरेक्टर, दैट इज इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। अगर हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के हिसाब से प्लांट को क्लासिफाई करने की कोशिश करते तो एकदम प्रॉपर हमको एक रिदमिक पैटर्न में वो प्रॉपर क्लासिफाई हो जाता, बट यहाँ पर उस चीज की कमी थी, वो चीज मिस थी, ठीक है। दैट इज इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, और वो तो मिसिंग था ही, साथ ही साथ कई और दिक्कतें फेस करने को मिली। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इन्होंने क्या किया, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को अलग कर दिया। जो दो स्पीशीज जो एक दूसरे से बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है उनको सेपरेट कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे मैंगो, आम की आप कई वैरायटी देखते हैं। आम का जो आम है उसका स्ट्रक्चर आप अलग अलग तरीके से देखते हैं, कुछ दशहरी आम देखेंगे, कुछ नॉर्मल देखेंगे, मतलब अलग अलग तरीके से कि हाँ भाई ये चौसा है, ये नॉर्मल है, ये दशहरी है, अलग अलग तरीके के आम के स्ट्रक्चर देखते हैं आप। तो उन्होंने क्या किया, उनको भी अलग कर दिया। उनके हिसाब से ये आम का जो स्ट्रक्चर चेंज हो गया, उसका साइज चेंज हो गया, तो उसको अलग कर दिया। उनके हिसाब से वो प्रॉपर अलग स्पीशीज ही थी। तो भाई लेकिन है तो दोनों आम ही ना, लेकिन वो दोनों एकदम क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज है, तो उनको भी इन्होंने अलग ही कर दिया। तो इन्होंने दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को अलग कर दिया। एक यहाँ पे ये प्रॉब्लम देखने को मिली कि भाई ये तो दोनों स्पीशीज एक दूसरे से बहुत ही सिमिलर थी, क्लोजली रिलेटेड थे, लेकिन वो भी सेपरेट हो गई। और दूसरी क्या फेस होगी प्रॉब्लम? दूसरी इन्होंने क्या किया कि इन्होंने इक्वल वेटेज दिया। किसको? बराबर इक्वल वेटेज दिया। किसको? वेजिटेटिव एज वेल एज सेक्सुअल कैरेक्टर को। वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर को इन्होंने इक्वल वेटेज दी। देखिए इसमें होता क्या है, वेजिटेटिव कैरेक्टर जो है ना वो हमारा ज्यादा स्टेबल है कंपेयर देन सेक्सुअल कैरेक्टर के। कैसे? देखिए, एंड अगर कोई भी कैरेक्टर एनवायरमेंट के प्रति बदलाव शो कर रहा है, चेंजेस शो कर रहा है, ठीक है, स्टेबल नहीं हो पा रहा है, तो वो ज्यादा बदलाव शो कर रहा है, तो वो ज्यादा स्टेबल नहीं है, ठीक है, ज्यादा स्टेबल नहीं है। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स क्या करते हैं, एनवायरमेंट के प्रति क्या करते हैं, चेंज शो करते हैं, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए, लीफ है, ठीक, लीफ क्या करती है, मॉडिफिकेशन शो करती है। भाई बहुत ज्यादा धूप है तो क्या हो गया कि वो सिकुड़ जाएगी, या फिर उसका जो लीफ का जो सरफेस है वो रिड्यूस हो जाएगा। आप बेस्ट एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि आप अब जितने रेगिस्तान वाले में पेड़ होते हैं उनमें आप प्लांट्स देख लीजिए, जो लीफ होती हैं वो किसमें मॉडिफाई हो जाती है, स्पाइन में मॉडिफाई हो जाती है ना। तो ये क्या है, ये एनवायरनमेंट के प्रति ये क्या कर रहे हैं,
चेंज शो कर देते हैं। जैसे आप रूट्स को भी एग्जांपल ले लीजिए, जहां पे पानी की कमी होगी और अंदर तक पेनिट्रेटेड आपको रूट मिलेगी। अगर आप कोई प्लांट अगर पानी के सरफेस पे मिल रहा है तो उसकी रूट इतनी मजबूत और नहीं होगी, आप आसानी से उठाएंगे उठ जाएगी। वहीं अगर आप लैंड के प्लांट को देख लीजिए, उसको उसकी जड़ों को देखिए, उसको उठाएंगे तो क्या आसानी से उठ जाएगी? नहीं उठेगी। उनका रूट का कैरेक्टर अलग है, क्योंकि उनका एनवायरमेंट, उनका नेचर, उनका जहां रह रहे हैं वो अलग तरीके, नेचर अलग है, एनवायरमेंट अलग है, ठीक है। तो एनवायरमेंट के बेसिस पे वेजिटेटिव कैरेक्टर्स क्या करते हैं? चेंज शो कर देते हैं, चेंज हो जाते हैं। लेकिन जो हमारे सेक्सुअल कैरेक्टर हैं वो एज सच चेंज नहीं होते जितने वेजिटेटिव चेंज होते हैं, ठीक है। उतना असर नहीं पड़ता है इनके ऊपर, हेंस ये मोर स्टेबल है कंपेयर देन वेजिटेटिव कैरेक्टर के। लेकिन इन्होंने इस सिस्टम में क्या किया? वेजिटेटिव कैरेक्टर और सेक्सुअल कैरेक्टर दोनों को इक्वल वेटेज दी, कि भाई दोनों को इक्वल वेटेज दी। एक तो ये प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को, इन सारी प्रॉब्लम्स को क्लियर करने के लिए हमारा दूसरा सिस्टम आया, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या। इसी प्रॉब्लम को सही सॉल्व करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए दूसरा सिस्टम लाया गया, दैट इज नेचुरल सिस्टम। क्या लेके आया गया? नेचुरल सिस्टम। अब देखिए नेचुरल सिस्टम में भाई हमारा एक्सटर्नल कैरेक्टर तो था ही था, एक्सटर्नल कैरेक्टर तो था ही, ठीक है। नेचुरल में एक्सटर्नल फीचर्स तो इंक्लूड थे, साथ ही साथ इसमें इंटरनल कैरेक्टर्स और इंटरनल फीचर को भी इंक्लूड किया गया, ठीक है। इंटरनल कैरेक्टर और फीचर्स को भी इंक्लूड किया। फॉर एग्जांपल इंटरनल स्ट्रक्चर और फीचर कौन से आएंगे? फॉर एग्जांपल जैसे कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल का भाई अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखा, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सेल का स्ट्रक्चर देखा कि अलग अलग प्लांट में सेल का स्ट्रक्चर किस तरीके का, उसका सेल का स्ट्रक्चर कैसे है दूसरे प्लांट का, और उस दूसरे प्लांट का सेल का स्ट्रक्चर कैसे, उनके स्ट्रक्चर को भी यहाँ पे कंसीडर किया गया सेल का। एज वेल एज एनाटॉमी कंसीडर की गई, एनाटॉमी कि भाई प्लांट किस तरीके से एनाटॉमिकली है, कैसा उनका स्ट्रक्चर है, कैसी लीफ है, कैसा अरेंजमेंट है लीफ का, रूट किस तरीके की है, रूट किस तरीके की रूट है, यूनिसेलुलर है कि मल्टीसेलुलर है, किस तरीके का है, ये सब भी कैरेक्टर्स को इंक्लूड किया गया। इवन स्टेम, ये सारे ये आपके एनाटॉमी में आ जाएंगे, ठीक है। इन सारी चीजों को भी इंक्लूड किया गया। एज वेल एज एम्ब्रियोलॉजी इंक्लूड की गई। एम्ब्रियोलॉजी मीन्स कि प्लांट का जो, प्लांट से भाई एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट भी इंक्लूड किया गया। एम्ब्रियोलॉजी मीन्स एम्ब्रियो का एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एम्ब्रियो डेवलपमेंट इसको भी इंक्लूड किया गया, इसको भी देखा, ठीक है। एम्ब्रियो डेवलपमेंट एज वेल एज फाइटोकेमिस्ट्री। फाइटोकेमिस्ट्री मीन्स प्लांट्स के केमिकल को भी, प्लांट्स के कि अलग अलग प्लांट्स अलग अलग तरीके से केमिकल्स को प्रोड्यूस करते हैं, अलग अलग प्लांट में अलग अलग तरीके से केमिकल्स बनते हैं, तो उस केमिकल को भी इंक्लूड किया गया क्लासिफाई करने के लिए, ठीक है। तो इसमें ना तो महज सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फीचर्स नहीं, ना तो सिर्फ एक्सटर्नल फीचर प्लस प्लांट के इंटरनल फीचर को भी इंक्लूड किया गया, ठीक है। इंटरनल फीचर को भी इंक्लूड किया गया। देखिए इसमें भी अभी भी ये तो बेटर है भाई एज कंपेयर टू आर्टिफिशियल सिस्टम के। आर्टिफिशियल सिस्टम के कंपैरिजन में हमारा नेचुरल सिस्टम भाई काफी बेटर है, लेकिन फिर भी इसमें प्रॉब्लम फेस होने को क्या पड़ रही है कि अभी भी एक कमी है, दैट इज इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। अभी भी यहाँ पे इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे नहीं क्लासिफाई किया गया है। अभी भी हमें वो रिदमिक पैटर्न कि कैसे हैं, किस कैरेक्टर को मैचिंग, ये रैंडमली है कि एनजीओस को अभी भी हम नहीं बता सकते कि कौन पहले आया है। कैरेक्टर्स देखिए, अगर हम लोग इवोल्यूशन के बेसिस पे अगर किसी चीज को डिस्क्राइब करते हैं ना, तो उससे हमको क्या मिलता है कि इवोल्यूशन में क्या होता है भाई, एक चीज इवॉल्व हुई है, फिर इस मान लो एक ऑर्गेनिज्म में ये बना, इवॉल्व हुआ, ठीक है, पहले ये आया, तो फिर उसके बाद दूसरा उसी में मॉडिफिकेशन हुआ, उसमें ही कुछ कैरेक्टर्स और नए फीचर्स देखने को मिले, तब वो आया, दूसरे मॉडिफाई हुआ और दूसरा आया, फिर इसमें कुछ मॉडिफिकेशन देखने को मिला, फिर वो तीसरा आया। तो इस तरीके से इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एक रिदमिक पैटर्न में होता है कि थोड़ा थोड़ा कैरेक्टर हमको पता रहता है कि इस कैरेक्टर और ये कैरेक्टर सिमिलर हैं, बस थोड़ा ही अंतर है, तो हमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी किसी चीज को पढ़ने के लिए अगर हम इवोल्यूशन के बेसिस पे अगर किसी चीज को क्लासिफाई करेंगे। लेकिन स्टिल ये इवोल्यूशन के बेसिस पे क्लासिफाई नहीं किया गया है, अभी भी दिक्कत देखने को मिल रही है। एक अभी ये पढ़ा और अचानक से पूरा नया कैरेक्टर, ये कैसे, कंफ्यूजन क्रिएट अभी भी है। तो इसको भी क्लियर करने के लिए हमारा दूसरा सिस्टम आया, ठीक है, दूसरा सिस्टम आया। लेकिन देखिए ये नेचुरल सिस्टम हमारा बेस्ट था, ठीक है, अच्छा था, लेकिन उस समय के लिए इतना अच्छा नहीं था। क्यों? क्योंकि भाई उस समय के लिए हमें एक रिदमिक पैटर्न चाहिए। ये इतना अच्छा था कि भाई इनको बेंथम और हुकर ने फ्लावरिंग प्लांट जो कि हमारे एंजियोस्पर्म है उनको क्लासिफाई करने के लिए इस सिस्टम का इस्तेमाल किया इवन, ठीक है। तो फ्लावरिंग प्लांट को बेंथम और हुकर ने
इवन इतना अच्छा था कि ये बेंथम और हुकर ने इसको आगे फ्लावरिंग प्लांट को भी क्लासिफाई करने के लिए इस सिस्टम का इस्तेमाल किया। ठीक है, तो चलिए जो बची हुई कमी है देख लेते हैं कि आगे कैसे पूरी हुई। अब आया हमारा दूसरा क्लासिफिकेशन, दैट इज फाइलोजेनेटिक सिस्टम। फाइलोजेनेटिक सिस्टम आया। अब इसमें जो हमारी बची कुची कमी थी वो पूरी हुई। दैट इज क्या कि ये जो सिस्टम था ये किसके ऊपर बेस्ड था? ये बेस्ड था हमारा इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, जिसकी कमी अब तक के सिस्टम के क्लासिफिकेशन में थी। ठीक है, यहाँ पर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को बेस रखा गया प्लांट को क्लासिफाई करने के लिए। ठीक है, तो अगर इसको बेस रखा गया तो इट मीन इसको बेस रखा गया, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। प्रॉपर प्लांट को रिदमिक पैटर्न में वो डिस्क्राइब हुए। पहले आ गया एल्गी के बाद आ गए ब्रायोफाइटा। एल्गी में कुछ कैरेक्टर्स और फीचर्स देखे गए कि इसमें मॉडिफिकेशन हुआ, फिर आए ब्रायोफाइट्स से टेरिडोफाइट से जिम्नोस्पर्म से एंजियोस्पर्म। इस तरह से हमें प्रॉपर ये हमारा जो क्लासिफिकेशन मिला, किससे मिला? फाइलोजेनेटिक सिस्टम से मिला, क्योंकि ये किसके ऊपर बेस था? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के ऊपर बेस था। और अब तक में सबसे ज्यादा मोस्ट एक्सेप्टेड सिस्टम यही रहा है। ठीक है, सबसे ज्यादा मोस्ट एक्सेप्टेड सिस्टम। यहाँ पर ऑर्गेनिज्म, दूसरा पॉइंट देखिए हमारा क्या कह रहा है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द सेम टेक्सा हैव कॉमन एंसेस्टर। बिल्कुल एकदम करेक्ट बात कि भाई अगर ऑर्गेनिज्म सेम टेक्सा से बिलोंग कर रहा है तो इट मींस हम वहां पे तुरंत हमारे दिमाग में आ जाएगा कि भाई ये कहां से, इनका जो ओरिजिन है वो भी सेम है। ठीक है, कॉमन एंसेस्टर हैं ये, वहीं से एक ही जगह से इवॉल्व हुए हैं, कॉमन एंसेस्टर हैं ये हमें पता चलता है अगर वो सेम टेक्सा से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमारा प्रॉपर हम लोगों को प्लांट क्लासिफाई हो गया। कैसे? हमें मिला एल्गी, ठीक है, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। हमें प्रॉपर हमारा प्लांट का क्लासिफिकेशन मिल गया। अब देखिए, अब तो एज सच नीड तो थी नहीं कि भाई अब तो हमको की क्लासिफाई करना, दिक्कतें तो थी नहीं। लेकिन क्या हो, जैसे जैसे हमारा साइंस और एडवांस होता गया, हम लोग हमेशा, ऐसा नहीं है कि खोज हो गई तो अब हम यही खत्म कर दिया कि बस अब खत्म, दिक्कतें खत्म हो गई तो अब हम और क्लासिफाई नहीं करेंगे क्योंकि क्लासिफाई हो गया। ऑलवेज हमारी साइंस जैसे जैसे एडवांस होती है और तरीका खोजने लगी कि और इस सिस्टम को कैसे इजीली क्लासिफाई किया जाए। ठीक है, अभी भी भाई भले ही क्लासिफाई हो जा रहा है लेकिन कई सारी प्रॉब्लम्स फेस करने को हो रही है, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स, उनको भी और दूर करने के लिए एडवांस होने और तरीके के क्लासिफिकेशन आए, सिस्टम आए, ताकि हम टेक्सोनॉमी को और इजीली पढ़ सके और अच्छी तरीके से पढ़ सके। ठीक है, तो और भी सिस्टम्स आए टेक्सोनॉमी को क्लासिफाई करने, प्लांट को क्लासिफाई करने के लिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हो गया हमारा न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में कंप्यूटर की मदद से प्लांट को क्लासिफाई किया गया। और ठीक है, इजीली तरीके से क्लासिफाई तो हो गए थे, जैसे कंप्यूटर की हेल्प से हम लोग इजीली तरीके से प्लांट को क्लासिफाई कर सकते हैं। अब आप तो मशीन के बारे में अच्छे से जानते हैं कि भाई ह्यूमन से अगर हमको और अपने काम को आसान बनाना है तो मशीन लगा लीजिए और आसान हो जाएगा। उसी तरीके से हमारे कंप्यूटर की हेल्प से हम लोग और आसानी तरीके से प्लांट को क्लासिफाई कर लिए। ठीक है, और ईजी वे हो गया कि हम आसानी से एक ही टाइम पे हम कई सारे कैरेक्टर्स और फीचर्स के बारे में पढ़ सकते थे कंप्यूटर की मदद से। ठीक है, दिक्कत नहीं फेस हुई। इसमें क्या हुआ, इसमें क्या किया गया कि कुछ कैरेक्टर्स के प्लांट के, जैसे वेजिटेटिव कैरेक्टर हो गया, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर हो गया, उन सबको कोई नंबर और कोड देकर असाइन कर दिया गया, नंबर एंड कोड देकर असाइन कर दिया गया। और फिर उसके बाद कंप्यूटर में एज ए एंटर कराया और कंप्यूटर ने प्रोसेस किया और रिजल्ट दे दिया। ठीक, जैसे रिजल्ट दे दिया। देखिए, अगर कोई पर्सन, एकदम नॉर्मल पर्सन अगर क्लासिफाई करेगा अगर कुछ चीज़ों को कैरेक्टर्स और फीचर बेसिस पे, तो कुछ ना कुछ कैरेक्टर और फीचर लेगा कि हाँ भाई इसके बेसिस पे हम प्लांट को क्लासिफाई करेंगे। कितना लेगा? 1 लेगा, 2 कैरेक्टर, 3 कैरेक्टर, 4 कैरेक्टर, 5 कैरेक्टर, 6 कैरेक्टर, 10 कैरेक्टर ले लेगा, 15 ले लेगा। तो अब और ज्यादा तो ले नहीं सकता भाई, और लेगा तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। इंसान ही है, इंसान से तो गलती हो सकती है, कैलकुलेशन में कंफ्यूजन हो सकती है। तो कंप्यूटर को जब इसमें लाया गया ना, टेक्सोनॉमी प्लांट को क्लासिफाई करने के लिए कंप्यूटर को जब इन्वॉल्व किया गया ना, तो ये प्रॉब्लम फेस नहीं करने को मिल रही थी कि भाई और समय, हमारा सबसे बड़ा रीजन क्या हो गया, फायदा मिला हमें कि हमारा टाइम कम होने लगा।
हम टाइम सेविंग होने लगा, जहां पे अगर कोई इंसान क्या करेगा, अब इकट्ठा ढेर सारे कैरेक्टर को तो इकट्ठा लेकर क्लासिफाई नहीं कर सकता, 4-5 को लेके क्लासिफाई करेगा जितनी कर सकेगा, वरना ज्यादा लेगा तो कंफ्यूजन होगी, कंफ्यूजन क्रिएट होगी, कैलकुलेशन में दिक्कत होगी, ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलेंगी। वही कंप्यूटर में ढेर सारे कैरेक्टर को एक नंबर और कोड दे दिया गया, 50 कैरेक्टर ले लिया, नंबर और कोड दे दिया गया उनको, कंप्यूटर में एंटर किया और प्रोसीड किया आगे, कंप्यूटर ने फटाफट कैलकुलेट करके रिजल्ट दे दिया। एक ही टाइम पे कम समय में हमें ज्यादा नॉलेज मिल गई, ज्यादा कैरेक्टर्स के बेसिस पे हम लोगों ने पढ़ लिया, तो ये प्लस पॉइंट हमको यहाँ पे मिलता था। और तो और देख लीजिए, अगर मान लीजिए कोई क्लासिफाई किया गया है तो कोई इंसान, ठीक है, पर्सन क्लासिफाई कर रहा है, तो वो भाई जिसको जिसमें इंटरेस्ट होगा उस कैरेक्टर को लेके पकड़ के क्लास, उसको ज्यादा उस फील्ड में ज्यादा काम करने की कोशिश करेगा। मान लीजिए कोई पर्सन है, उसको वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और उन सारे फीचर्स में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो उस कैरेक्टर को लेकर उससे जितने रिलेटेड कैरेक्टर्स हो उनको इंक्लूड करके क्लासिफाई करने की कोशिश करेगा, एक ही कैरेक्टर को ज्यादा वेटेज दे देगा, है ना। तो कंप्यूटर में ये सिस्टम नहीं था, ठीक है। वो क्या करेगा, आप जो जो बोलोगे, जैसा बोलोगे वैसा करके दे देगा। यहाँ पे क्या करेगा, रिप्रोडक्टिव को भी आप इंक्लूड कर दोगे, सबको इंक्लूड कर दोगे, कंप्यूटर के नजर में तो सब बराबर है, वो तो है मशीन, उसको थोड़ी ना इंटरेस्ट है, जो काम आप दोगे वो करके देगा। तो वहां पे कोई एक कैरेक्टर पर वेटेज नहीं दे रहा था, सारे कैरेक्टर्स को इक्वली यहाँ पे देख दो, सारे कैरेक्टर को प्रॉपर आप एक कैरेक्टर के हिसाब से नहीं, सारे कैरेक्टर को इंक्लूड कर दो, उसके बेसिस पे वो प्रोसीड करके प्रोसेस करके रिजल्ट दे देगा, ठीक है। लेकिन पर पर्सन पे अगर करेंगे तो वो भाई जिसमें इंटरेस्ट होगा वो एक ही कैरेक्टर को वेटेज देके करेगा, ठीक है। तो इसमें इस सिस्टम के आने की वजह से क्या हो गया कि हर एक कैरेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस मिली, इक्वल इंपॉर्टेंस मिली। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही कैरेक्टर को पकड़ के क्लासिफाई किया जा रहा है, सारे कैरेक्टर्स को इंक्लूड किया गया, रखा गया, सारे कैरेक्टर्स को इक्वल इंपॉर्टेंस मिली इसमें, ठीक है। हेंस और 100 ऑफ कैरेक्टर्स कैन बी कंसीडर एट अ सेम टाइम, कि कम से कम 100 कैरेक्टर्स को भी हम एक साथ ही पढ़ सकते हैं, ये दिक्कत नहीं फेस होंगे। प्लस टाइम सेविंग था, तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी से हमें ये हेल्प मिली कि हमारा टाइम सेव हुआ, हम ढेर सारे कैरेक्टर को कम समय में आसानी तरीके से बिना किसी दिक्कतों के फेस किए आसानी से हम पढ़ सकते थे, क्लासिफाई कर सकते थे प्लांट को, बहुत ही ईजी हो गया, ठीक है। अब और भी क्लासिफिकेशन आए, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी में क्या किया गया कि सेल के अंदर सेल के नंबर ऑफ क्रोमोसोम, उनका स्ट्रक्चर एज वेल एज उसका बिहेवियर के बेसिस पे प्लांट को क्लासिफाई किया गया, ठीक है। कि सेल के अंदर कैसा क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर था, नंबर है, कैसा क्रोमोसोम का बिहेवियर है। मान लीजिए कुछ सेल्स है जिनमें क्रोमोसोम का नंबर 7 है, किसी में 8 है, किसी में 10 है, तो उसके बेसिस पे भी क्लासिफाई किया गया। और इस तरह की क्लासिफिकेशन को हम लोग साइटोटैक्सोनॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोटैक्सोनॉमी। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा कीमोटैक्सोनॉमी। यहाँ जो कीमो वर्ड इज रिलेटेड टू केमिकल। अलग अलग प्लांट्स जो होते हैं वो अलग अलग तरीके के केमिकल्स को प्रोड्यूस करते हैं, राइट। सारे प्लांट्स तो एक तरीके के केमिकल्स को प्रोड्यूस नहीं करेंगे, तो अलग अलग तरीके के प्लांट्स अलग अलग तरीके के केमिकल्स को प्रोड्यूस करते हैं और उनके बेसिस पे प्लांट को क्लासिफाई किया गया। तो अगर हम केमिकल के बेसिस पे प्लांट को क्लासिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं तो उस तरह के क्लासिफिकेशन सिस्टम को हम लोग क्या कहेंगे? साइटोटैक्सोनॉमी। क्या कहेंगे? साइटोटैक्सोनॉमी में किसको बेस बनाया गया? प्लांट्स के केमिकल को बेस बनाया गया क्लासिफाई करने के लिए, ठीक है। तो देखिए, आज हम लोगों ने डिस्कस क्या किया? हम लोगों ने डिस्कस किया कि भाई किस तरीके के क्लासिफिकेशंस, कितनी क्लासिफिकेशंस आई प्लांट को क्लासिफाई करने के लिए, किस किस प्रॉब्लम, कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करने को पड़ी प्लांट को क्लासिफाई करने के लिए, ठीक है। फिर कैसे हमारा प्रॉपर क्लासिफिकेशन आया, ठीक। ये सारी चीजें आज हम लोगों ने डिस्कस की। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, हम लोग अपने पर्टिकुलर एक एक डिवीजन को नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एल्गी देखेंगे, फिर ब्रायोफाइट्स देखेंगे, फिर टेरिडोफाइट्स, फिर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। आज के लिए हम लोग सिर्फ क्लासिफिकेशन तो देखते हैं और क्लासिफिकेशन हमारा कंप्लीट होता है। तो अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन होगी, प्रॉब्लम होगी किसी भी प्रकार की, तो आप बेझिझक आराम से कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस को क्लियर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको पर्सनली कनेक्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, आप वहां से डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइएगा। वहां पे आपको प्रॉपर नोट्स प्रोवाइडेड हो जाएंगे, आप वहां से और अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं और एज वेल एज अपने क्वेश्चन को भी वहां पे क्लियर कर सकते हैं और डाउट को भी, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।